आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर का क्लास 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स असम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स असम्पशंस। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कि सेट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस व्हेन प्राइस फॉल्स एंड इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। बट साथ ही हमने क्या कहा? अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आया। बाकी चीजें क्या होती हैं वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक इंडिविजुअल 25 रुपए पर डजन के हिसाब पर, ठीक है, 25 रुपए पर डजन के प्राइस पर एक डजन बनाना खरीद रहा हो। अगर प्राइस पहले वो क्या ले रहा था, 25 रुपए पर डजन के हिसाब से वो क्वांटिटी एक डजन की खरीदता था। अब अगर प्राइस गिर के 20 रुपए पर डजन हो जाए तो उसकी डिमांड हो सकता है बढ़ के 1.5 डजन या 2 डजन हो जाए। इट मीन्स देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। कॉज क्या है? प्राइस में चेंज कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है? डिमांड में चेंज उसका इफेक्ट है। सो देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो मैंने ये वैसे ही बोला कि 25 रुपए के हिसाब से वो एक डजन खरीदता था, तो 20 के हिसाब से हो सकता है 1.5 या 2 दर्जन खरीदे, बिकॉज हम सेम प्रपोर्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस डबल हो तो क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब ऐसा होता है और कब ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा अगर डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट जो हैं वो अनचेंज रहते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा अगर अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो हैं वो रिमेन अनचेंज हो। इनको हम assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इनको हम assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। जैसे नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ किसी की इनकम भी बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ने से गरीब होने वाली फीलिंग जो आ रही थी वो तो आएगी नहीं, और हो सकता है डिमांड कम भी ना हो। भाई अगर मान लो मेरी जो मैं चीज खरीदता हूं उसका प्राइस 10% बढ़ा है और मेरी सैलरी भी 10% बढ़ गई है, तो मैं क्यों अपने आप को गरीब महसूस करूं? मैं कहूंगा ठीक है, जितनी क्वांटिटी पहले खरीदता था अभी मैं उतनी क्वांटिटी तो खरीद ही सकता हूं। ठीक है। सेकेंड, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, यानी कि जो इसके साथ में रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स जो हैं, मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री दो तरह के होते हैं। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसके सब्स्टिट्यूट का भी प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है। पहले क्या था कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, लोग उसकी डिमांड कम हुई, लोग दूसरे पे शिफ्ट हो गए, दूसरे की डिमांड उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी। बट अगर रिलेटेड गुड का यानी कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी साथ ही इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे ये चीज कंपैरेटिवली महंगी नहीं लगेगी। क्योंकि शिफ्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको उसके सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में ये चीज अब महंगी लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो शिफ्ट कर गया था। अब दूसरी भी महंगी हो गई है तो वो अब दूसरे पे शिफ्ट नहीं करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो डिमांड में कमी आनी थी वो नहीं आएगी, कि अब कंज्यूमर यही कहेगा कि हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ। थर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। जैसे अगर कोई आउट ऑफ फैशन चीज हो जाती है, कोई चीज अगर आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करेगा, चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी क्यों ना कम हो जाए। ठीक है।
मतलब अगर मैं कहता हूं कि आज की डेट में जो कीपैड वाले फोन्स थे, सभी आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, कीपैड्स वाले फोन थे, जैसे ब्लैकबेरी के आते थे कीपैड वाले फोन, एक टाइम पे वो स्टेटस सिंबल हुआ करता था। अब क्या हो गया, अब उसका प्राइस वो जितना मर्जी कम कर लें, कोई भी ब्लैकबेरी का फोन नहीं खरीदता, ठीक है, मतलब नहीं खरीदना चाहेगा, बिकॉज उसका जो है वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। यानी कि कंज्यूमर को ना तो उस चीज की कमोडिटी के प्राइस में नियर फ्यूचर में कोई चेंज होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर लग रहा है कि इस कमोडिटी का प्राइस जल्दी और बढ़ जाएगा, तो सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी या थोड़े से इंक्रीज प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज नहीं होगी। जैसे मैंने एक वो प्याज वाला एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि 25 रुपए से 35 रुपए हो गया, घर वालों ने बोला था 25 रुपए किलो मिलेगा, 35 रुपए भी हो गया, तो मैं 2 किलो की बजाय मुझे लाने चाहिए थे कम, अगर मैं डिमांड लॉ के अकॉर्डिंग चलता, बट मैं उससे भी कम लेके आया। रीजन उसके पीछे क्या था, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नियर फ्यूचर यानी 2-3 दिन के अंदर ही इसका प्राइस जो है 60-70 रुपए तक पहुंच सकता है, बिकॉज ऑफ जो है उसकी सप्लाई नहीं आ पा रही है जिस स्टेट से उसका सप्लाई आता है। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट बजट, जैसे अभी फेब में बजट आने वाला है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट में अगर किसी चीज पर जल्दी ही टैक्स लगने वाला है जिसके कारण उसका प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाला है, तो सेम प्राइस पर भी यानी कि प्राइस गिरे बिना भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ सकती है। नॉर्मली क्या होता है, डिमांड लॉ क्या कहता है, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, पर अगर मान लो लगता है कि किसी चीज पे टैक्स लगने वाला है और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, अभी बढ़ा नहीं है, तो अभी उसका प्राइस गिरा नहीं है, तो भी लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, यानी कि उसकी डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5, नो एबनॉर्मल चेंजेस अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो मतलब कोई ऐसा एराटिक या एबनॉर्मल वेरिएशन नहीं आया है जिससे कि चीज की डिमांड चेंज हो जाए। जैसे आपको याद होगा कोविड पीरियड में विटामिन सी वाले जो सिट्रस फ्रूट की डिमांड थी वो एबनॉर्मली इंक्रीज हुई थी। ठीक है, मतलब चाहे साथ ही उसका प्राइस भी इंक्रीज हुआ था, बट ये एबनॉर्मल चेंज था। मतलब लोग जो है नारियल पानी 35 रुपए वाला नारियल पानी 100 रुपए तक पहुंच गया था। ठीक है, मतलब वो जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, मुझे नहीं पता विटामिन सी उसके अंदर होता है नहीं होता, जैसे कीवी होता है, डेंगू वाला पीरियड होता है ना, जब ये बरसातों का सीजन होता है, तो कीवी की डिमांड जो है एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनको कीवी खाने की सलाह दी जाती है, तो कीवी की डिमांड बढ़ जाती है, कीवी का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि उसका प्राइस बढ़ने से भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो ये हो गया कि assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड तभी वैलिड है अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स भी साथ में सेटिस्फाई हो रहे हो, यानी कि अगर ये सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड जो होगी इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होगी, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड उसकी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब ये क्या होता है मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व? मैंने बताया था कि जैसे जैसे मान लो ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जैसे जैसे प्राइस गिरता चला जाएगा डिमांड इसकी बढ़ती चली जाएगी, या अगर उल्टा देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है कम होती जा रही है। ठीक है, सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ये तो पक्का है। ठीक है, डिमांड लॉ यही कहता है, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं, यानी कि इसमें जो डिमांड होगी वो डिमांड कर्व के ऊपर ही वेरिएशन होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। प्राइस के अलावा डिमांड के जो अदर फैक्टर्स हैं, अगर उनमें से किसी में चेंज आता है
उनमें से किसी में चेंज की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, तो इससे पूरा डिमांड कर्व ही राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आर कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड इन क्वेश्चन, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व आर कॉज्ड बाय चेंज इन एनी ऑफ द सेट्रिस पैरिबस कंडीशन। यानी जो भी हमने बोला था ना कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डिमांड लॉ तो भी वैलिड है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर उन अदर कंडीशन में से कोई चीज हो जाती है और उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि डिमांड की जो अजम्पशंस थी वो यही थी कि प्राइस में चेंज, डिमांड लॉ ये कह रहा था प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरती है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बट अदर फैक्टर में अगर चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो डिमांड जो है डिमांड कर्व के ऊपर नीचे नहीं शिफ्ट होगी, डिमांड कर्व सीधा ही या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कि डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, चलो इस डिफरेंस को समझने के लिए ना हम एक हाइपोथेटिकल डाटा लेके चलते हैं। देखो, जैसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमने ये अज्यूम किया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर 3000 है, यानी कि ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब इंडिविजुअल की इनकम $3000 की है, $3000 पर मंथ की है, तो उसकी जो मंथली डिमांड ऑफ आइसक्रीम है वो हमें दे रखी है कि इस प्राइस पर वो इतनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार होता है। ठीक है, यानी कि 0.50 के रेट पर डिमांड 10 कोन की है। ठीक है, 0.50 के प्राइस पर डिमांड जो है 10 कोन की है। ठीक है, ये 0.50 पे डिमांड 10 कोन की है। जैसे ही प्राइस बढ़ के $1 हो जाता है तो वो कम, यानी कि 8 यूनिट की डिमांड करते हैं, तो वो 8 यूनिट की डिमांड करते हैं, यानी कि पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, पॉइंट सी हो गया। सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जैसे पहले फ्री पर 12 थी, ए से बी चली गई, बी से सी चली गई, सी से डी चली गई। ठीक है, एंड सो ऑन। और भी अगर प्राइस बढ़ना शुरू होगा तो डिमांड और भी ई पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट पे जाना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह से प्राइस के बढ़ने की वजह से जो डिमांड में चेंज हमारा डिमांड कर्व के ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन कई बार ये आता है कि अगर मल्टीपल चॉइस में आए तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे होंगे कि इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, और इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से, जिनमें से एक प्राइस भी दिया होगा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व कभी भी प्राइस की वजह से नहीं होगा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व प्राइस के अलावा किसी वजह से होगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस के अलावा किसी वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व, जैसे मान लो हम ये कहते हैं, ये तो एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व ये मानकर चलता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये ओवर द टाइम स्टेबल तो रहने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारी की सारी चीजें जो हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि एक गिवन प्राइस पर ही अपने आप डिमांड चेंज हो जाए, प्राइस में चेंज नहीं आया, डिमांड चेंज हो गई, गिवन प्राइस पर डिमांड ऑल्टर हो जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च की जिसके हिसाब से, मान लो यही क्वेश्चन की बात करते हैं, आइसक्रीम वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च की जिसके हिसाब से जो लोग रेगुलरली आइसक्रीम खाते हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ठीक है, इस रिसर्च की वजह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस कम नहीं हुआ, बट बोला कि हाँ जी इससे जो है लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, तो रिसर्च जो आइसक्रीम है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एट एनी गिवन प्राइस बायर्स ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहेंगे, इससे आइसक्रीम का जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखो जैसे ये है, मान लो डिमांड सेम प्राइस पर, पहले इस प्राइस पर इतनी डिमांड थी, इस प्राइस पर इतनी डिमांड थी, सपोज ये P एंड Q है। सेम प्राइस पर डिमांड इंक्रीज हो गई, सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के Q1 हो गई, तो दिस इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व राइटवर्ड, दिस इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व राइटवर्ड। और अगर मान लो
ये बोल दिया जाए कि जो लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में ये चीज, जैसे कुछ टाइम पहले याद होगा आपको, कि आपको हो सकता ना पता हो, काफी पहले की बात है, कि मैगी में ये चीज, कोई एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट था, ये मिक्स होता है जो कैंसर का रीजन हो सकता है। तो एक जो था, मतलब गवर्नमेंट ने मैगी की सेल बैन कर दी थी, गवर्नमेंट ने मैगी की सेल ही बैन कर दी थी। सो सेम प्राइस पर सीधा सीधा डिमांड जो थी ना, ऑल निल ही हो गई थी। ठीक है, हाँ इंडिया से बाहर होगी, बट इंडिया की अगर हम एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करें, तो अगर मान लो जैसे बाबा रामदेव ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। उसने जो ये होता है टॉयलेट क्लीनर, उसकी जगह पर उसने क्या किया, पेप्सी या कोक कोई भी, उसने उसको डाला, उससे टॉयलेट क्लीन हो गया। तो उसने ये बोल दिया कि हम जो है कोक नहीं पीते, हम जो है ना एक तरह से टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं। तो बस ये बोलते ही लोगों ने कोक की डिमांड, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी डिमांड एकदम से कम हो गई थी। ये स्टेटमेंट आते ही इसकी डिमांड जो थी एकदम से कम हो गई थी, यानी कि सेम प्राइस पर डिमांड जो है गिर के Q2 रह गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्राइस में चेंज नहीं आया था, प्राइस के अलावा किसी वजह से जो चेंज था, तो उसमें हमने बोला कि वो डिमांड का या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे बहुत से वेरिएबल होते हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। ठीक है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं, विच इज इनकम। मान लो समर में आपकी जॉब चली जाए, मान लो, अभी तो चलो खैर आपकी लगी ही नहीं है कहीं अभी, तो मान लो समर में आपकी जॉब चली जाए, तो तुम्हारी आइसक्रीम की डिमांड पर क्या असर होगा? मोस्ट लाइकली ये कम हो जाएगी। लोअर इनकम मींस तुम्हारे पास खर्चने के लिए कम पैसा है। लोअर इनकम का मतलब है तुम्हारे पास अब खर्चने के लिए कम पैसा है। अब जब खर्चने के लिए कम पैसा है, तो कुछ कमोडिटीज, या हो सकता है सब कमोडिटीज पर कम पैसा खर्च करो। यानी जो आपके पास सेविंग है, रोटी खाओगे या आइसक्रीम खाओगे? नहीं जी, हम तो आइसक्रीम खाएंगे। नहीं, तो वही है कि कुछ कमोडिटीज पर आप कम पैसा खर्चेंगे, या हो सकता है कि सभी कमोडिटीज पर। ठीक है जी, आइसक्रीम खाना छोड़ तो नहीं सकते, अब रोज नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक बार खा लेंगे, बट आपने डिमांड तो कम कर दी ना, यानी कि इनकम में चेंज की वजह से आपने डिमांड में कमी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इनकम के अलावा दूसरा क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। हमने बोला था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन सेम। मान लो आइसक्रीम और उसका सब्स्टिट्यूट जो है फ्रोजन योगर्ट। ठीक है, फ्रोजन योगर्ट कंपैरेटिवली सस्ती होती है। मान लो फ्रोजन योगर्ट का प्राइस गिर जाता है। ठीक है, फ्रोजन योगर्ट का प्राइस गिर जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ आप फ्रोजन योगर्ट ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, क्योंकि फ्रोजन योगर्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिजायर को ही सेटिस्फाई करती है। दोनों का काम क्या है? बस ठंडक पड़ जाती है। आइसक्रीम खाओगे तो भी वही पर्पस है, फ्रोजन योगर्ट खाओगे तो भी वही है, यानी कि आपको अंदर तक, अंतरात्मा तक ठंडी हो जानी चाहिए, वहां तक का आपका रीजन होता है आइसक्रीम खाने का। तो फ्रोजन योगर्ट भी सेम चीज कर रही है। तो आप फ्रोजन योगर्ट ज्यादा खरीदने की वजह से आप आइसक्रीम जो है कम खरीदोगे। तो यहां हम सिर्फ रिलेटेड गुड्स के लिए सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे। यहां हम ना दो तरह के रिलेटेड गुड्स को पहले डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, अ पेयर ऑफ गुड्स which are considered by consumer to be alternative to each other. As the price of one goes up, the demand for the other rises. एक का प्राइस बढ़ा, प्राइस ऑफ वन बढ़ा, तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी ऑफ वन तो गिरनी है। अब जो क्वांटिटी ऑफ वन गिरी है, प्राइस ऑफ वन बढ़ने की वजह से जो दूसरी कमोडिटी थी वो अब सस्ती लगनी शुरू हो गई। तो दूसरी की कमोडिटी जो है, वो दूसरी कमोडिटी का जो क्वांटिटी है डिमांडेड, वो बढ़ जाएगी। क्यों? अब वो लोग उसके बदले में दूसरी क्वांटिटी को खरीदना शुरू कर देंगे। सो एज द प्राइस ऑफ वन गोज अप, द डिमांड फॉर द अदर राइजेस। ठीक है, तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे एग्जांपल टी एंड कॉफी। अगर मैंने बोला था कि आदत की बात ना हो, अगर आदत की बात ना हो तो सिर्फ टी एंड कॉफी जो होते हैं, अगर एक हॉट ड्रिंक ही पीने की आपकी तमन्ना है, तो टी मिले कॉफी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो अगर वही बात है, टी 10 रुपए की मिल रही है, कॉफी 50 रुपए की मिल रही है, तो आप टी प्रेफर करोगे। ठीक है, हाँ अगर दोनों जगह पर ऐसा है कि चाहे
टी लो या कॉफी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का प्राइस 10 रुपए 15 रुपए, तो आपको जो मिल जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। या टी का प्राइस बढ़ गया तो आप कॉफी पी लोगे, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो आप टी पी लोगे, ठीक है। दूसरे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब अ पेयर ऑफ गुड्स कंज्यूम टुगेदर, यानी जो अकेले इस्तेमाल नहीं किए जाते। एज द प्राइस ऑफ वन गोज अप, डिमांड ऑफ बोथ गुड्स विल फॉल। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल की डिमांड तो कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड जो है वो तो कम हो जाएगी। अब पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो गाड़ी को बिना पेट्रोल के तो चला नहीं सकते, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात अभी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि पेट्रोल वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूं, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे प्रिंटर एंड कार्ट्रिज, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। अब मान लो प्रिंटर जो है उसका प्राइस, कार्ट्रिज का प्राइस बढ़ जाता है, कार्ट्रिज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कार्ट्रिज की डिमांड कम होगी। अब कार्ट्रिज की डिमांड अगर कम होगी तो लोग क्या करेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्रिंटर खरीदा तो कार्ट्रिज डलवानी पड़ेगी, तो लोग प्रिंटर की डिमांड भी कम करना शुरू कर देंगे। या उल्टा सोचें, अगर हम प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रिंटर की डिमांड कम हो जाती है, कार्ट्रिज जितनी मर्जी सस्ती कर लो, अब कार्ट्रिज को घर पे लाके मैं ऐसे हाथ से तो लगाऊंगा नहीं प्रिंटिंग में, ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्रिंटर चाहिए ही चाहिए, बट प्रिंटर तो बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए प्रिंटर की डिमांड कम होने से कार्ट्रिज की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो ही जाएगी, ठीक है। सो ये हमने बोला कि फाइनली जब एक प्रोडक्ट का प्राइस गिरने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरे की, मैंने कहा जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है तो गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है, इसकी अपनी डिमांड तो कम हुई, दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट। ये सबसे ऑब्वियस डिटरमिनेंट है। इफ यू लाइक आइसक्रीम यू बाय मोर ऑफ इट, ठीक है ना। मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, अगर मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है तो प्राइस जो मर्जी होता रहे, मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी ही जो खरीद रहा हूं उतनी खरीदूंगा चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए। इसका एक सिंपल एग्जांपल, टेस्ट एंड हैबिट की अगर बात करें तो इसका सिंपल एग्जांपल आइसक्रीम की बजाय इसका एग्जांपल सिगरेट एंड अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। कि गवर्नमेंट हर बजट के अंदर सिगरेट का प्राइस बढ़ाती है, गवर्नमेंट हर बजट के अंदर सिगरेट का प्राइस बढ़ाती है, बट फिर भी सिगरेट की डिमांड जो होती है कम नहीं होती, बिकॉज हैबिट है, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, प्राइस जैसा मर्जी चेंज हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस, आपकी फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की आज की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि अगले महीने आपकी इनकम ज्यादा होने वाली है तो आप हो सकता है इस मंथ कम सेव करके ज्यादा स्पेंड करना चाहो, ठीक है। आपको लगता है कि अगले महीने तो यहां से पैसे आए जाने हैं, तो जो हर महीने पैसे बचाने होते थे हो सकता है आप ना बचाएं, तो इस मंथ आप कम सेव करके ज्यादा स्पेंड करना चाहोगे, और हो सकता है कि आप ज्यादा आइसक्रीम खरीद लो। हम आइसक्रीम की बातें किए जा रहे हैं, ठीक, मतलब एक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है हमने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप कोई भी चीज ले सकते हो, क्योंकि आइसक्रीम जो है ना, हमने नॉर्मल गुड इसलिए माना क्योंकि नेसेसिटी में नहीं आती, ठीक है ना। आप चाहो तो इसके क्वांटिटी को जीरो भी कर सकते हो, बट अगर मान लो मैं सिंपली ब्रेड, अगर मैं सिंपली आपको बोलूं कि मैंने ब्रेड या कोई भी वीट वगैरह की बात की या सब्जियों की बात की, तो उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है, उसके लिए मजबूरी क्या हो जाती है हमारे पास कि वो नेसेसिटीज हैं, तो उसकी अगर डिमांड प्राइस बढ़ भी जाता है ना, तो हम चाह के भी उसकी डिमांड कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो और अगर आपको ये लगता है, जैसे हम आइसक्रीम की बात कर रहे थे, कि आप ज्यादा स्पेंड करना चाहोगे और ज्यादा आइसक्रीम खरीद लोगे क्योंकि फ्यूचर में आपको इनकम ज्यादा की उम्मीद है, और अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम का प्राइस कल कम होने वाला है
तो आप आज के प्राइस पर उसको खरीदने को तैयार नहीं होगे। मान लो ये हो कि आपका एक फ्रेंड है जो किसी कंपनी में क्वालिटी वॉल्स के अंदर काम करता है, उसने आपको ये बोल दिया कि भाई मैंने आज ही डिजाइन किया है ऐड, 2 दिन के बाद ना ये ऐड लाइव होने वाली है जिसमें 1+1 की ऑफर आ रही है, यानी कि कोई भी आइसक्रीम आप एक लोगे साथ में एक फ्री मिलने वाली है। तो आज उसका जो भी प्राइस है आप उस पर खरीदने को तैयार नहीं होगे, आपको 2 दिन बाद ले लेंगे, डबल मिलेगी क्वांटिटी, सेम प्राइस पर डबल क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन भी आपकी आज का लेवल ऑफ स्पेंडिंग जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं? जितने ज्यादा जो भी हमने ऊपर फैक्टर्स देखे वो सारे के सारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड मार्केट डिमांड नंबर ऑफ बायर्स पर भी डिपेंड करती है। अगर हमारे मार्केट डिमांड के एग्जांपल में 2 जो इंडिविजुअल थे उसके साथ हम एक और कंज्यूमर भी ज्वाइन करवा दें उसको, तो 1-2 की बजाय अब हमारे पास 3 कंज्यूमर हो गए, तो उस सिचुएशन में हर प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट वुड बी हायर एंड मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि सेम प्राइस पर भी डिमांड ज्यादा होती है। अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपका प्राइस अगर सेम भी रहेगा तो भी आप ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड मार्केट में होगी। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस बायर्स, प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, इट रिप्रेजेंट ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये हम समझ लो रिकैप करके इसको फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं। इनकम जो है आपकी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देती है। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होगा, और अगर इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड सेम प्राइसेस पर भी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, या तो डिमांड को बढ़ा देगा या डिमांड को कम कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनके प्राइस में क्या चेंज आया है। टेस्ट जो है शिफ्ट द डिमांड कर्व, यानी कि अगर लोगों को कोई चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है तो सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर किसी चीज का टेस्ट आपको बहुत बुरा लगना शुरू हो गया या कोई उसके बारे में गलत न्यूज आ गई कि इसकी वजह से ये बीमारी होती है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो सेम प्राइस पर आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेशन शिफ्ट द डिमांड कर्व। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइस जो है इसमें प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका सेम प्राइस पर डिमांड अभी बढ़ जाएगा, और अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस का गिरने वाला है तो सेम प्राइस पर इसकी डिमांड आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आप वेट करेंगे कि प्राइस गिरे तो फिर उसके बाद मैं लूं। नंबर ऑफ बायर्स, अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब डिमांड में ना केस स्टडी है, एक केस स्टडी है सिगरेट की जो कंजम्पशन है, यानी जो क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग है, इसको रिड्यूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या तरीका अप्लाई किया जाए ताकि सिगरेट की जो कंजम्पशन है वो कम की जा सके। वैसे कम होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। देखो स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है, हम जानते हैं, इसलिए पब्लिक पॉलिसी मेकर हमेशा क्या चाहते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी मेकर यानी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है कि लोग कम स्मोक करें। जैसे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन है, रीजन क्या है जी, जिसने खुद मरना पी के मरे भाई, दूसरों को जो है पैसिव स्मोकिंग से क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी मेकर हमेशा क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग कम से कम स्मोक करें। इस गोल को अचीव करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, सिगरेट और दूसरे टबैको प्रोडक्ट के डिमांड कर्व को शिफ्ट करना, यानी कि डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना। तो जिसके लिए क्या करना चाहिए, पहला तो होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है,
जैसे सिनेमा हॉल में ये वाली एड, या ये वाली अक्षय कुमार वाली एड। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। मौत लिखी इस पे, मौत। ठीक है। सिनेमा हॉल में एक आपने देखा मुकेश वाली एड, ठीक है, कि ये टबैको यूज करता था। अक्षय कुमार वाली एड की क्या मतलब, क्या फूफू करते रहता है, ऐसी जो एड थी। तो जैसे ही स्क्रीन पर, या जैसे ही कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पर कोई भी सिगरेट पी रहा होता है ना, तो नीचे लिखा आना चाहिए। पुरानी फिल्मों में नहीं आता था, तब पॉलिसी नहीं थी ये वाली। आज की फिल्मों में जरूरी है कि स्क्रीन पर अगर कोई भी अल्कोहल ले रहा है या स्मोक कर रहा है तो नीचे वार्निंग लिखा आना चाहिए, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। रीजन क्या है उसके पीछे, यानी कि कोई उसको देख के इंप्रेस ना हो जाए कि हाँ जी हीरो पी रहा है, ठीक है, स्टाइल ना समझना शुरू हो जाए, तो इंपैक्ट लोगों के ऊपर गलत ना पड़े, इसलिए साथ में लिखा आता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। सो मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग ऑन सिगरेट पैक्स, जैसे ये वाली जो आपने देखी होगी, वो बड़ा सा डरावना सा बंदा बना होता है। सो इसके अलावा टीवी पर आपने देखा होगा सिगरेट की एड नहीं आती है, ना ही इंडिया के अंदर सिगरेट की होर्डिंग लगाना अलाउड है। फॉरेन में होती है, फॉरेन में सिगरेट की एड भी आती है। इंडिया में सिगरेट की एड टीवी पर नहीं आ सकती, और सिगरेट की एड जो है होर्डिंग्स वगैरह पर नहीं हो सकती, तो सिगरेट की एड पर भी बैन है। तो और भी पॉलिसीज जिससे किसी भी गिवन प्राइस पर सिगरेट की डिमांड कम हो जाए, इफ सक्सेसफुल, इफ जो पब्लिक पॉलिसी मेकर हैं, इफ सक्सेसफुल, इन पॉलिसी से डिमांड कर्व फॉर सिगरेट जो होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व जो सिगरेट का है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम प्राइस पर भी लोग उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया है, और प्राइस ऑफ 4 के प्राइस पर पहले जो डिमांड थी, पहले पैक ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी, अब उससे गिरकर ए जो है 10 पर पहुंच गई है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई है। ठीक है, ये होता है ए पॉलिसी टू डिस्करेज स्मोकिंग, जिससे कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है वो क्या है, ऑल्टरनेटिवली पॉलिसी मेकर सिगरेट का प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। हर बजट में सिगरेट का प्राइस बढ़ता है, उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट बढ़ता रहता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स इंपोज कर देती है, और सिगरेट कंपनीज इस टैक्स का ज्यादातर पार्ट कंज्यूमर को पास कर देती है, तो उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया 10% का, सपोज 100 रुपए का सिगरेट का पैक आता है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया, तो 110 हो गया। उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, सिगरेट कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि कंज्यूमर पे पास कर दिया। उनको पता है जिसने मरना है वो 100 में मरेगा, 110 में भी पी के मरेगा ही मरेगा। सो इस टैक्स को ज्यादातर पार्ट जो है कंज्यूमर को पास कर देती है, तो प्राइस को इंक्रीज करके हायर प्राइस की वजह से कंज्यूमर विल रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट दे स्मोक। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही उसका प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांडेड एज पर डिमांड लॉ चेंज होके 20 से 12 पे आ गई। ठीक है, यानी कि द इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सिगरेट अ पर्सन स्मोक। सो इस केस में रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्मोकिंग डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होगा, डिमांड कर्व में शिफ्ट से नहीं आया। इंस्टेड इट रिप्रेजेंट ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व टू ए पॉइंट जहां प्राइस ज्यादा और क्वांटिटी कम होगी। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ा के 100% टैक्स लगा दिया, 4 से 8 कर दिया प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड अगर प्रोपोर्शनल चेंज होता तो 20 से 10 होनी चाहिए थी, पर कुछ तो है ना लोग जो आदत वाले, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता $4 से $8 का क्यों ना हो जाए प्राइस, 8 से 16 भी हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो जब टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ। जब प्राइस बढ़कर 4 से 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 12 रह गई, जो कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है। D1 के डिमांड कर्व पर पॉइंट A से पॉइंट C तक चेंज देखा जा सकता है। ये हो गया हमारा केस स्टडी, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से
जो है सिगरेट स्मोकिंग को कम कर सकती है, मतलब सिगरेट की जो डिमांड है उसको कम कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन। हम एक ना इक्वेशन की हेल्प से भी डिमांड और उसके डिटरमिनेंट को रिलेट कर सकते हैं। तो इसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं, यानी कि एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, अदर डिटरमिनेंट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं एक सिंपल डिमांड फंक्शन की। यानी कि अगर सिंपल डिमांड फंक्शन की बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड का सिर्फ एक डिटरमिनेंट के साथ रिलेशनशिप शो करता है, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं ये कहता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ए माइनस बीपी। क्वांटिटी डिमांडेड इज ए माइनस बीपी, ठीक है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। सो यहां पर ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, ए एंड बी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, और बी के साथ में नेगेटिव साइन जो है, बी के साथ में जो नेगेटिव साइन है दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, की प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। चलो इसको ना एक ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 10,000 माइनस 200p है। मान लो ये डिमांड फंक्शन है। तो अगर ये डिमांड फंक्शन है तो डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट जो डिमांड होगी तो वो क्या होगी, जैसे मैं प्राइस को 5 डालता हूं डिमांड हो जाएगी 9,000, जैसे मैं प्राइस को 10 डालता हूं डिमांड हो जाएगी 2,000, 10,000 में माइनस किया 8,000। तो ये हमारा डिफरेंट आ गया, ठीक है। दिस इज नॉट लाइन नहीं है। सो 25 के लेवल पे, 25 के प्राइस के लेवल पे डिमांड जो है 5,000 की रह गई। तो ये एक रिलेशनशिप है जो लीनियर फॉर्म में है। तो इसका अगर मैं डिमांड का प्लॉट करता हूं तो क्या होगा कि 5 के प्राइस पर डिमांड कितनी है, 9,000 है। जो भी आप इसका, ये एक्चुअल नहीं है। सो अगर आप इसको प्लॉट करोगे कि 5 के प्राइस पर डिमांड कितनी है, 9,000 की है, इसको हम बना के देख ही लेते हैं। चलो जैसे मैंने कहा क्वांटिटी डिमांडेड 10,000 माइनस 200p है, 10,000 माइनस 200p है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने देखा कि अगर डिमांड 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड शेड्यूल क्या बनेगा, 9,000 क्वांटिटी डिमांडेड, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000। अगर मैं इस डिमांड कर्व को प्लॉट करना चाहूं तो प्राइस 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। सो मैंने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, ठीक है। तो 5 के लेवल पे क्वांटिटी कितनी है, 9,000 है। 5 के लेवल पे क्वांटिटी 9,000 है। 10 के लेवल पे क्वांटिटी 8,000 है। तो इस तरह से आपका ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का बन जाएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे प्राइस में चेंज होगा, जैसे जैसे प्राइस में चेंज होगा कि प्राइस 25 से गिर के 25 पे इतनी है, 20 पे प्राइस जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 6,000 हो जाएगी। तो जैसे जैसे पी में चेंज होगा तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी में चेंज होता रहेगा। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से कितना चेंज आने वाला है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से कितना चेंज आने वाला है। चलिए, सो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारी सेट्रिस पैरिबस अजम्पशन पर बेस है, यानी कि ये माना गया है कि अदर डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया होगा। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज आया तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो देयर वुड बी ए शिफ्ट इन द कर्व। सो अ चेंज इन डिमांड, अगर QD इज इक्वल टू A माइनस B में A टर्म में चेंज आता है तो कर्व में पैरेलल शिफ्ट आएगा, ठीक है। अगर QD इज इक्वल टू 10,000 माइनस 200p है, प्राइस का ना हो 10,000 की जगह अगर मैं बोलूं जी किसी वजह से डिमांड वैसे ही कम होकर 9,000 रह गई, अब प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट इतनी है, तो अब जो शिफ्ट आएगा वो क्या होगा, सीधा सीधा 9,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग
8,000 रह गया, यानी कि इसका जो शिफ्ट आएगा वो सीधा सीधा हर प्राइस पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, सो QD इज इक्वल टू A माइनस BP में, QD इज इक्वल टू A माइनस BP में अगर A टर्म में चेंज आता है तो जो कर्व है उसमें पैरेलल शिफ्ट आएगा, लेफ्टवर्ड भी आ सकता है, राइटवर्ड भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि A की वैल्यू बढ़ रही है या A की वैल्यू कम हो रही है। अगर B टर्म में चेंज आता है, अगर B टर्म में चेंज आता है तो कर्व की स्लोप चेंज हो जाएगी, तो कर्व की स्लोप चेंज हो जाएगी, यानी कि हर प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका चेंज है उसका अमाउंट का चेंज हो जाएगा, चेंज का अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो एक सिंपल इक्वेशन की हेल्प से हम डिमांड को अदर डिटरमिनेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है डिमांड जो हो वो इनकम के साथ रिलेटेड है, तो क्वांटिटी डिमांडेड का इनकम के साथ रिलेशन, चलो मैं लिखता हूं कि सपोज A प्लस BY की फॉर्म में है, A प्लस BY की फॉर्म में है, तो QD इज इक्वल टू से माइनस 50,000 प्लस 0.001Y, तो ये बताता है कि जैसे जैसे Y में चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, और इसके साथ में B जो है कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, और B के साथ में जो पॉजिटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकम का और क्वांटिटी डिमांडेड का जनरली नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चलो इसी तरह से अब आप इसका अगर बनाना चाहें तो डिफरेंट Y के लेवल पर आप उसका जो है शेड्यूल भी बना सकते हैं और उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिमांड फंक्शंस, जैसे दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट। अभी तक क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू A माइनस BP, आप बोलोगे तो वही है, प्लस साथ में CY भी हो जाए, प्लस CY भी हो गया, प्लस D PS माइनस E PC। अब ये सब क्या है, ये इक्वेशन बताती है कि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में इंक्रीज के साथ तो गिरेगी, बिकॉज इसके साथ में नेगेटिव साइन है, बिकॉज इसके साथ में नेगेटिव साइन है। ठीक है, विल राइज जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन ऑफ C। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब Y बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत सारे इकट्ठे चेंजेस भी आ सकते हैं, प्राइस में भी चेंज आ सकता है, इनकम में भी चेंज आ सकता है। विल राइज जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और विल फॉल जब कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब अगर मुझे एक एस्टिमेटेड डिमांड फंक्शन चाहिए हो तो सर्वे की हेल्प से ना ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज का क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इंपैक्ट आएगा। और रिग्रेशन एनालिसिस जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये CS1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो पढ़ लेंगे। तो ये एक रिग्रेशन एनालिसिस जो है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डिमांड फंक्शन जो है या डिमांड इक्वेशन है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने, अब हमारा टास्क क्या है, ABCDE इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। तो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से गिवन डेटा के बेस पे हम ABCDE की वैल्यू निकाल के डिमांड इक्वेशन पूरी की पूरी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो डिमांड फॉर बटर की बात करते हैं। बटर की डिमांड 250 ग्राम्स का पैक है, हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे यहाँ तो 100 ग्राम का अमूल बटर आता है या 500 ग्राम का आता है। चलो 250 ग्राम्स की यूनिट में मान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर अगर हम 500 ग्राम या 100 ग्राम लेंगे ना तो फिर आप प्राइस देखना शुरू हो जाएगा। 55 का आता है आप तो कुछ और ले रहे हो, 500 ग्राम का 250 रुपए का आता है आप तो कुछ और ले रहे हो। नहीं, ऐसी यूनिट लेता हूं मैं जो अवेलेबल ही नहीं होती है। उसके अपने प्राइस पर डिपेंड करेगा, डिमांड फॉर बटर जो है उसके अपने प्राइस पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी।
एक आपने देखा होगा एक न्यूट्रीलाइट बटर आता है, यानी कि फैट फ्री जिसको बोलते हैं, होता वो बटर होता ही नहीं है, वो मार्गरीन होता है, मार्जरीन जिसको बोलते हैं। तो उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जो न्यूट्रीलाइट है उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, तो कितने ढाबे वाले, अक्सर ढाबे वाले जो है ना, बटर के नाम पे आपको वही लगा के दे रहे होते हैं। मतलब आप तो सोच चलते हो जी हाँ जी बटर रोटी के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो बटर लगाते ही नहीं है, वो आपको बटर का सब्स्टिट्यूट ही लगा के दे रहे होते हैं। तो बटर की क्वांटिटी जो है वो बटर के अपने प्राइस पर, प्राइस ऑफ बटर पे, प्लस में एंड और किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, प्राइस ऑफ मार्जरीन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम ज्यादा है तो कहेगा बंदा मैं तो भैया हेल्दी खाऊंगा, मैं क्यों सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो मान लो कि क्वांटिटी ऑफ बटर जो है कुछ इस तरह से है, डिमांड इक्वेशन 2 लाख माइनस में 50,000 प्राइस ऑफ बटर प्लस 20,000 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्लस 0.01 ऑफ वाई, मान लो ये है। तो अगर मान लो बटर का प्राइस 50 पेंस है, बटर का प्राइस 50 पेंस है और जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस 35 पेंस है, इनकम 200 की है, इनकम 200 की है। तो पीबी और पीएम को हमने पेंस में, और यहां पर एक पेंस है इसलिए मैंने 0.50 पाउंड्स ले लिया। ठीक है, और ये 200 मिलियन है इनकम, तो चलो मैंने इसको 50 मान लिया पेंस, उसको मैंने 35 पेंस मान लिया। और 200 मिलियन वैसे कितने होते हैं, 200 के आगे मिलियन लगाने हैं, तो ये लग गए। ठीक है। सो इस डिमांड इक्वेशन से हम डिफरेंट लेवल ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें एक डिमांड इक्वेशन पता हो, एग्जाम में कई बार आपका क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है जी, ये एक डिमांड फंक्शन है, ये बटर का डिमांड फंक्शन है, अगर प्राइस ऑफ बटर इतना है, डिमांड प्राइस ऑफ मार्जिन इतना है, और इनकम ऑफ द टोटल इनकम जो है वो इतनी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरी मार्केट के अंदर जो डिमांड ऑफ बटर है वो कितना होगा। या फिर ये आ जाएगा क्वेश्चन कि पहले इतनी थी डिमांड, पहले डिमांड इतनी थी, अब प्राइस ऑफ मार्जिन में चेंज होके 35 पेंस से कम होके 30 पेंस हो गया है, तो डिमांड में क्या चेंज आएगा। डिमांड में चेंज पूछा है आपसे, डिमांड में आपसे चेंज पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 35 के लेवल पर डिमांड निकालनी पड़ेगी, फिर 30 के लेवल पर डिमांड निकालनी पड़ेगी, और फिर आपको डिफरेंस निकाल के बताना पड़ेगा कि डिमांड जो है वो चेंज क्या आया है, पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया, यानी कि डिमांड बढ़ी है या डिमांड कम हुई है। और कमेंट में, साथ में कमेंट भी अगर करना आ जाए तो उस सिचुएशन में ये होगा कि वैसे अगर हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम हुआ तो क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो गिरनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगी तो इसका मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी में कमी आएगी। तो एंड कमेंट में आपसे ये भी बोल सकते हैं, कमेंट करने का, कि अब आपको ये बताना है कि जो डिमांड लॉ के अकॉर्डिंग है, मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिमांड कर्व जो है वो सेम इफेक्ट दिखा रहा है आपको या नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, तो ये हमारा डिमांड जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिमांड टॉपिक कंप्लीट हुआ है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, इसकी अभी 2 क्लासेस और लगने वाली हैं, जिसके अंदर हम सप्लाई और फिर डिमांड एंड सप्लाई टेकन टुगेदर वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जी।